जी, तो आज हमारा चैप्टर 13 का लेक्चर नंबर 15 है और आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। सबसे पहले 13.1 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको सामने नजर आ रहा है, इसमें वो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और आगे इसके दो पार्ट्स हैं। बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, पहले हम इस पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। आपको याद होगा करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर वाला एक टॉपिक था जिसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिस्कस किया था, जो सामने आपको एक डायग्राम भी नजर आ रही है। एक कॉपर की वायर है जिसमें ये आपको जो सर्कल नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, ये एटम्स को जाहिर कर रहे हैं और इनके अंदर छोटे छोटे जो डॉट्स नजर आ रहे हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर कर रहे हैं। अब अगर मैं इस वायर को एक बैटरी के साथ अटैच कर दूं, यानी एक तरफ हाई पोटेंशियल और एक तरफ लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव फर्स्ट कर लें, लगा लें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ड्रिफ्ट करना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल ऑफ बैटरी। यानी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी तरफ है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी डायरेक्शन लो से हाई पोटेंशियल की तरफ है और ये मुसलसल एटम्स के साथ कोलाइड कर करके जा रहे होते हैं। अब गौर करें, अगर मैं इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दूं, यानी मैं ऐसी बैटरी यूज कर लूं जिसका पोटेंशियल इसके मुकाबले में ज्यादा है, तो क्या होगा? जाहिर बात है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है जो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है जिसकी वजह से ये लो से हाई पोटेंशियल की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वुड इंक्रीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी और साथ आप ये डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन कर देंगे। पार्ट बी में वो कह रहा है डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ वायर, डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ वायर। अब देखिए, अगर मैं इसी वायर की लेंथ को डिक्रीज कर दूं तो आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था R इज इक्वल टू रो L ओवर A। लेंथ को डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस में कमी आएगी, साथ ही साथ हमने रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट भी डिस्कस किया हुआ है जिसमें हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे फिर भी रेजिस्टेंस की वैल्यू में इजाफा हो रहा है। ठीक है, जब रेजिस्टेंस की इजाफा नहीं, कमी हो रही है। इसको थोड़ा सा ना, इसको आप दोबारा से कर दीजिएगा बीच में कट करके। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को भी डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस में अगेन कमी आएगी। यानी चाहे लेंथ को डिक्रीज कर दे, चाहे टेम्परेचर को डिक्रीज कर दे, रेजिस्टेंस की वैल्यू में कमी आ रही है। और ओहम लॉ के मुताबिक हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर या I इज इक्वल टू V ओवर R। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू में कमी आने का मतलब यह है करंट की वैल्यू में इजाफा हो रहा है। और करंट की वैल्यू में इजाफा होने का क्या मतलब है? मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी एक फॉर्मूला लिखवाया था, I डिवाइडेड बाय NAE। करंट की वैल्यू में इजाफा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू में भी एक्चुअली इजाफा हो रहा है, इसीलिए तो करंट की वैल्यू में इजाफा हो रहा है। सो सेकंड पार्ट का आंसर भी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वुड अगेन इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द लेंथ और टेम्परेचर ऑफ वायर। तो ये था आपका पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। आप साथ आंसर लिखेंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम्स बनाकर। अच्छा, उसके बाद सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहा है डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन। देखिए, बेंड्स का क्या मतलब है, वायर के अंदर बेंड्स का क्या मतलब है, गौर करें। फर्ज कर लें ये आपको एक स्ट्रेट वायर नजर आ रही है, इस वायर को आप एक साइड से पकड़ के थोड़ा सा बेंड कर दें। अब बेंड करने से होगा क्या? ना तो इसकी लेंथ में कोई फर्क पड़ रहा है, अगर आप इसकी टोटल कर्व्ड पाथ की भी लेंथ मेजर करें तो आंसर वही आएगा जो सीधी वायर की लेंथ थी। इसी तरह अगर आप इसका हर पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेजर करें उसका भी आंसर सेम होगा और मटेरियल तो है ही सेम। यानी अगर मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखूं R इज इक्वल टू रो L ओवर A, इसमें मटेरियल सेम होने की वजह से रेजिस्टिविटी सेम है, इसमें लेंथ भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो फिर रेजिस्टेंस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे नो, इट विल नॉट चेंज द रेजिस्टेंस, बिकॉज साथ आप नीचे ये रीजन लिख देंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे और साथ डायग्राम बनाकर नीचे एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 13.3 इसमें वो कह रहे हैं व्हाट आर द रेजिस्टेंसेस ऑफ रेजिस्टर्स गिवन इन द फिगर्स ए एंड बी, व्हाट इज द टॉलरेंस ऑफ ईच, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय टॉलरेंस। यानी उसने दो डायग्राम्स दी हैं जिसमें से पार्ट ए की डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसमें कुछ कलर्स हैं। लेफ्ट साइड से अगर आप काउंट करने शुरू करें, आप देखें गोल्ड या सिल्वर बैंड को आपने अपने राइट साइड पे रखना है और लेफ्ट साइड से अगर आप काउंट करना शुरू करें तो क्या बनेगा। सबसे पहला बैंड आपको नजर आ रहा है ब्राउन, दूसरा बैंड आपको नजर आ रहा है ग्रीन और तीसरा बैंड हमें नजर आ रहा है रेड कलर का। देखिए ब्राउन बैंड का जो कोड है, आपको साथ कोड का टेबल भी नजर आ रहा है जो आपने कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स में पढ़ा था। ब्राउन का कोड क्या होता है 1, सबसे पहले आप 1 लिख लें। उसके बाद क्या था, उसके बाद था जनाब ग्रीन, ग्रीन का कोड क्या होता है 5, आप उसके 1 के साथ 5 लिख लें। उसके बाद था आपके पास रेड, और रेड का कोड क्या होता है, रेड का कोड होता है 2। ये जो थर्ड बैंड है इसने हमें 10 की पावर प्रोवाइड करनी है, यानी नंबर ऑफ जीरोस। तो इस तरह से रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 15 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। और फोर्थ बैंड आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है गोल्ड। अगर फोर्थ बैंड गोल्ड है तो फिर टॉलरेंस की वैल्यू क्या होगी, टॉलरेंस की वैल्यू होगी ±5%, क्योंकि गोल्ड के लिए टॉलरेंस होती है 5%। तो आपके पास रेजिस्टेंस का आंसर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² ±5%, और सारे का यूनिट क्या होगा ओहम। ओके जी, अब हम चलते हैं सेकंड डायग्राम की तरफ। फिगर बी में उसने जो कलर्स दिए हैं वो है येलो, उसके बाद है व्हाइट, उसके बाद है ऑरेंज और उसके बाद है सिल्वर। अब देखिए येलो जो है उसका कोड आप टेबल में भी देख सकते हैं, उसका कोड होता है 4। व्हाइट का कोड क्या होता है 9, 4 के साथ 9 को लिख लें। उसके बाद थर्ड बैंड ऑरेंज है और ऑरेंज का कोड क्या होता है 3, यानी मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ 49 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³, ये आपका रेजिस्टेंस का आंसर आ जाएगा। और फोर्थ बैंड जो आपको नजर आ रहा है दैट इज सिल्वर, और सिल्वर बैंड जो है इसकी टॉलरेंस की वैल्यू होती है ±10%। तो आपके पास रेजिस्टेंस का आंसर आ गया 49 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ±10%। तो ये है, और साथ आप इसका यूनिट कौन सा यूज करेंगे ओहम का। ये आपके पास सेकंड फिगर की रेजिस्टेंस आ गई। साथ ही साथ उसने ये भी पूछा था कि टॉलरेंस होती क्या है, इसकी डेफिनेशन भी आपने पढ़ी थी, यहां हम दोबारा कर लेते हैं। टॉलरेंस एक्चुअली क्या है, लिखी हुई रेजिस्टेंस की जो पहले 3 बैंड से आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चलती है, उस वैल्यू में पॉसिबल एरर या पॉसिबल वेरिएशन, इट इज द पॉसिबल वेरिएशन इन द मार्क्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये टॉलरेंस को आपने डिफाइन कर दिया। साथ आप एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि फर्ज कर लें एक रेजिस्टर जो है उसकी टॉलरेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू आई थी 100 और उसकी टॉलरेंस थी फर्ज कर लें 10%। तो 100 का 10% कितना होता है, ये होता है 10। 100 मल्टीप्लाइड बाय 10/100, आपका आंसर 10 आ जाएगा। अब टॉलरेंस को जब आप इसके साथ शामिल करेंगे तो फाइनल जो रेंज आएगी रेजिस्टेंस की वो क्या होगी। 100 में से 10 को माइनस करें, मिनिमम रेजिस्टेंस का आंसर आ गया 90, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 100 में 10 को ऐड कर लें, इसका आंसर आ जाएगा 110। इसका मतलब है ऐसी रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 100 है और इसमें टॉलरेंस की वैल्यू 10% गिवन है, इसकी वैल्यू 90 से लेके 110 के दरमियान कोई भी हो सकती है। यह है टॉलरेंस का मतलब। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13.4 में कह रहा है व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस में क्यों इजाफा होता है। इसकी अगेन वही वाली डायग्राम हम देखते हैं जो हमने कॉपर की वायर कंसीडर की थी, जिसके अंदर एटम्स हैं, लेटेस्ट एटम्स जो आपको वाइब्रेट करता हुआ नजर आ रहे हैं, और साथ ही कुछ डॉट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब गौर करें, जब आप इस मटेरियल का
टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? अच्छा, इसके साथ आप एक बैटरी भी इमेजिन कर लें और इलेक्ट्रॉन लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, बैटरी के लो से हाई पोटेंशियल की तरफ ड्रिफ्ट करके जा रहे हैं। अब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करें। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एटम्स की जो वाइब्रेशन है वो फास्ट हो जाएगी। एटम्स की वाइब्रेशन फास्ट होने से क्या होगा? देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एटम्स के साथ ज्यादा कोलाइड करके जाना पड़ रहा है, क्योंकि एटम्स की वाइब्रेशन फास्ट होने से एक और भी काम हुआ है, उनके एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी बढ़ गई है, वो ज्यादा दूर दूर तक वाइब्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब है चांसेस ऑफ कोलिजन्स विद दीज इलेक्ट्रॉन्स विद द लेटेस्ट एटम्स इंक्रीजेस। तो आपके पास टेम्परेचर बढ़ने से एटम्स की वाइब्रेशन फास्ट हो गई, और एटम्स की वाइब्रेशन फास्ट होने से चांसेस ऑफ कोलिजन बढ़ गए, और चांसेस ऑफ कोलिजन बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा ऑपोजिशन ऑफर हो रही है। हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई है। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों बढ़ती है? आप ये 2, 3, 4 पॉइंट्स लिखेंगे और साथ आप ये डायग्राम बना देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 13.5 पे आए। इसमें कह रहा है व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ अ लाइटेड बल्ब ओबेज ओहम्स लॉ। सबसे पहले तो हम यहां पर ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट लिखेंगे। ओहम लॉ क्या कहता है? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across the conductor provided the physical state यानी टेम्परेचर वगैरह ऑफ कंडक्टर remains constant। अब लाइटेड बल्ब जिसके अंदर एक फिलामेंट होता है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, वो ओहम लॉ को ओबे क्यों नहीं कर रहा होता? उसकी रीजन क्या? देखें, अगर हम एक बल्ब को इमेजिन करें जिसके अंदर कोई ना कोई करंट फ्लो कर रहा है और ये हमें रोशनी प्रोवाइड कर रहा है, इस बल्ब का जो टेम्परेचर है ना वो बहुत जल्दी इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। और टेम्परेचर जब बहुत जल्दी इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा तो आपके सामने एक इक्वेशन लिखी नजर आ रही है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। इसमें डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर को जाहिर कर रहा है, अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, ये हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है अपने टॉपिक में। आर नॉट जो है ये है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस और आर टी है रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो है बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू, जो फिलामेंट की रेजिस्टेंस है ना, वो भी बढ़ जाती है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने का मतलब है, याद रखें कि ओहम्स लॉ का रिलेशन वैलिड नहीं रहा, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपके सामने है V ओवर I। अगर I और V में लीनियर रिलेशन होगा ओहम्स लॉ के मुताबिक तो फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कांस्टेंट आएगी। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आ रही, इसका मतलब है V और I के दरमियान लीनियर रिलेशन कायम नहीं रहा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। इसका मतलब है ओहम लॉ ओबे नहीं हो रहा। तो फिर प्रॉब्लम कहां से अराइज हुई है? प्रॉब्लम यहां से अराइज हुई है कि ओहम लॉ के ओबे ना होने की मेन रीजन क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आप इसका आंसर यही देंगे, द मेन प्रॉब्लम इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि थोड़े ही टाइम के बाद फिलामेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हो जाता है और फिर ओहम लॉ ओबे होना बंद कर देता है।